पिछले एक साल में इंडियन रुपीस की वैल्यू 75 से गिरकर 83 तक आ पहुंची। वो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व यानी देश का विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो 642 बिलियन डॉलर से गिरकर इस साल अक्टूबर में 532 बिलियन डॉलर पे आ गया। मतलब एक साल में इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 100 बिलियन डॉलर कम हुआ है। देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से जब इसी बात पर सवाल किया गया कि क्यों इंडियन रुपीस आखिर इतना कमजोर हो रहा है, तो उनका कुछ ऐसा जवाब था। The Indian rupee traded a bit weaker as geopolitical tensions continue to build up. What is your assessment of the challenges that the rupee could see in the days ahead, and what measures are being taken to tackle the slippery slide? First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. अब इस पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ट्वीट करके कहते हैं कि भूखमरी और कुपोषण में भारत 121 कंट्री की लिस्ट में 107 रैंक पर है। अब कुछ लोग इसमें यह कहेंगे कि भारत में भूखमरी नहीं बढ़ रही जबकि दूसरे देशों के लोगों को भूख ही नहीं लगती। निर्मला सीतारमण के इस बयान पर कुछ लोगों ने चुटकी लेते हुए कहा कि एग्जाम में बच्चे फेल नहीं होते जबकि उन्हें मार्क कम मिलते। यूपीएससी तो हर कोई निकाल लेता, लेकिन कट ऑफ ज्यादा हो गया। बात तो सही है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इंडियन रुपीस इस तरीके से गिर रहा हो। 2013 में भी इसी तरीके से इंडियन रुपीस गिर रहा था। तब कुछ ऐसे बयान आते थे, इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? इंडियन मीडिया ने भले इस इशू को कम हाईलाइटेड किया हो, लेकिन अपोजिशन और कई एक्सपर्ट ने इस मुद्दे पर गवर्नमेंट पर सवाल खड़े किए। लेकिन इंडियन सिटीजन के साथ प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास प्रॉपर फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल नॉलेज ना होने के कारण हम गिरते हुए रुपए के प्रॉब्लम को एक छोटे नजरिए से देखते हैं। इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों इंडियन रुपीस डॉलर के कंपैरिजन में इतना गिर रहा है और गिरते हुए इंडियन रुपीस का इंडिया की इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक एक करके टॉपिक के और एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें भी सपोर्ट करें। ये इंडियन करेंसी जिसे हम रुपीस कहते हैं, ये अमेरिकन करेंसी जिसे हम डॉलर कहते हैं। ऐसे ही हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है। एक करेंसी को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए जो मीडियम होता है उसे हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। ऐसे ही हर दो करेंसी के बीच में एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। एक डॉलर को खरीदने के रुपीस का एक्सचेंज रेट कितना होगा या कोई कंट्री या कोई गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती। ये मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एफडीआई और कई सारी चीजों पर चलता है। अभी जब ये वीडियो शूट किया जा रहा है तो $1 के लिए इंडियन रुपीस की वैल्यू 82.4 रुपीस है। अगर हम पिछले एक साल का ग्राफ उठा के देखें तो लास्ट ईयर दिसंबर में $1 75.7 रुपीस के बराबर था और इस साल दिसंबर में $1 82.4 रुपीस के बराबर है। इसमें कोई डाउट नहीं कि डॉलर मजबूत हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि डॉलर मजबूत हो रहा है इसलिए इंडियन रुपीस कमजोर हो रहा है, यह सोचना कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लगता। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडियन करेंसी अकेली गिर रही है, बाकी करेंसी की वैल्यू भी डॉलर के कंपैरिजन में गिर ही रही है। सभी करेंसी के कंपैरिजन में डॉलर 9% स्ट्रांग हुआ है, लेकिन सवाल फिर भी वही है कि डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपीस क्यों आखिर इतना कमजोर होते जा रहा है। क्यों हमारी करेंसी स्ट्रांग नहीं हो सकती? कई सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से इंडियन रुपीस डॉलर के कंपैरिजन में गिर रहा है। इंडियन रुपीस का डॉलर के कंपैरिजन में गिरने का सबसे बड़ा कारण है इंडिया का बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट। डेफिसिट वर्ड को अगर हम समझे तो डेफिसिट वर्ड तब यूज होता है जब हम इंपोर्ट ज्यादा करें और एक्सपोर्ट कम। अगर हम चीजें मैन्युफैक्चर करके दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे तो दूसरी कंट्री की करेंसी रुपीस में कन्वर्ट होकर हमारे देश में आएगी। बट अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करें या दूसरे देशों से चीजें खरीदे या फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडियन मार्केट में डाले हुए पैसों को वापस ले ले, इससे रुपीस की वैल्यू डाउन हो जाएगी और खूब सारा पैसा डॉलर या अदर करेंसी में कन्वर्ट होकर दूसरे देशों में जाएगा। लास्ट ईयर अक्टूबर में इंडिया का ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट यानी देश का व्यापारिक घाटा 9.18 बिलियन डॉलर था, जो इस साल अक्टूबर में 14.60 बिलियन डॉलर रहा। मतलब एक साल में इंडिया का ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट 50% से ज्यादा बढ़ा है। क्योंकि इंडिया एक इंपोर्टर कंट्री और हम एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, इसलिए हमारा ट्रेड डेफिसिट में होता है क्योंकि हम चीजों को खरीदते ज्यादा और बेचते कम। इसके अलावा इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व यानी देश के विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 642 बिलियन डॉलर से गिरकर इस साल अक्टूबर में 538 बिलियन डॉलर पे आ गया। मतलब एक साल में इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 100 बिलियन डॉलर कम हुआ है, जो एक रीजन है इंडियन रुपीस का डॉलर कंपैरिजन में गिरने का। इंडियन रुपीस के गिरने का दूसरा कारण है यूएस फेडरल बैंक के इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, जिसके कारण कई सारे इन्वेस्टर इंडियन मार्केट से पैसा निकालकर यूएस बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, क्योंकि बैंक में रिटर्न और सेफ्टी दोनों मिल रही है। इसलिए क्यों कोई इन्वेस्टर इंडिया या अदर कंट्री में इन्वेस्ट करे। लेकिन यह सोचने वाली बात यह है कि क्यों फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की समझते हैं। 2022 में 1.5 लाख करोड़ रुपीस इंडिया से फॉरेन इन्वेस्टर बाहर लेकर गए। देश को आजादी हुए 70 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन स्टिल इंडिया फॉरेन इन्वेस्टर के लिए एक फेवरेबल कंट्री नहीं बन पाया। इसके अलावा रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा वॉर भी एक की फैक्टर है इंडियन रुपीस के कमजोर होने का।
यह तो थे कुछ रीजन जिसकी वजह से इंडियन रुपीस गिर रहा है, लेकिन इंडियन रुपीस के गिरने का जो इंपैक्ट होगा वो आम आदमी की जेब पर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि रुपीस के गिरने से इंपोर्ट होने वाले जो गुड्स होंगे उनकी खरीदी इंडिया के लिए महंगी हो जाएगी। क्रूड ऑयल, ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल पार्ट इत्यादि जितनी भी चीजें बाहर से आते हैं उन सबको खरीदने के लिए गवर्नमेंट को अब ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अगर रॉ मटेरियल ही महंगा हो जाएगा तो इंडियन मार्केट में चीजों के दाम भी बढ़ जाएंगे, जिससे कंट्री में इन्फ्लेशन है, देश में महंगाई आ जाएगी। इंडिया एक लार्ज पॉपुलेशन वाली कंट्री है जहाँ 65% पॉपुलेशन की एवरेज एज 35 है। हम उसी यूथ और टेक्नोलॉजी की हेल्प से कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में कम हो जाएगी। इसके अलावा हम टूरिज्म में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट हमें लॉन्ग टर्म रिटर्न देगा, जो फॉरेनर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिससे डॉलर और अदर कंट्री करेंसी रुपीस में कन्वर्ट होकर इंडियन मार्केट में आएगी। इसके अलावा हम एजुकेशन में फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल नॉलेज को भी बढ़ावा दे सकते हैं। अगर आपको कंट्री को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाना हो तो पीपल का फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली अवेयर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको हमारा वर्क अच्छा लगा है तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।